हर हर महादेव। चलिए आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर नंबर 2 ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट को कवर करेंगे। इसको समझाने से पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि हमने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 को कवर कर लिया है। इसका वीडियो आपको मिल जाएगा, उसे देखना बेहद जरूरी है क्योंकि उससे आप समझ पाएंगे कि आखिर एंटरप्रेन्योर होता कौन है, इसके कंसेप्ट को, इसके मीनिंग को, इनके दो डेफिनेशन जो हमने डिस्कस किए थे, क्या फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, क्वालिटीज होते हैं एंटरप्रेन्योर के, एवं क्या फंक्शंस वह परफॉर्म करता है, हिस्ट्री ऑफ एंटरप्रेन्योर, इस शब्द के हिस्ट्री के बारे में हमने समझा, और ऐसे कई अन्य टॉपिक, महत्वपूर्ण टॉपिक, इन सब को हमने ऑलरेडी पिछले वीडियो में कवर कर लिया है। अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो उसे जाकर के जरूर चेक करें एवं इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने मित्रों के साथ में, सब्सक्राइब कर ले चैनल को। ये करना बेहद जरूरी है क्योंकि यह मेरे मोटिवेशन को बढ़ाता है और आपके लिए बेहतर कंटेंट लाने की कोशिश करता हूं। चलिए लेसन नंबर 2 ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट को समझते हैं। लेसन नंबर 2 का नाम है एंटरप्रेन्योरशिप एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण चीज, एंटरप्रेन्योरशिप का अर्थ क्या है। एंटरप्रेन्योरशिप को ईपी से मैं डिनोट करता हूं, एंटरप्राइज को ईई से और एंटरप्रेन्योर को ईआर से। एंटरप्रेन्योर एक इंडिविजुअल होता है, वेरस एंटरप्राइज उससे पहले मैं बोल देता हूं, एंटरप्रेन्योरशिप एक प्रोसेस होता है और एंटरप्राइज इनका आउटकम होता है। तो जब एक एंटरप्रेन्योर प्रोसेसेस को परफॉर्म करता है, स्ट्रैटेजीज इंप्लीमेंट करता है, टेक्नोलॉजीज, मेथड्स, मटेरियल्स, मनी, मैन पावर, ऐसे कई रिसोर्सेस और उनके प्रोसेसेस, उनके ऊपर में सीरीज ऑफ एक्टिविटीज परफॉर्म करके जब आउटकम निकालता है, तब वो हमारे सामने में एंटरप्राइज के फॉर्मेट में खड़ा होता है। यहां पे हम एंटरप्रेन्योरशिप को समझ रहे हैं। एंटरप्रेन्योरशिप का अर्थ है प्रोसेस, ठीक है। तो हम सबसे पहले प्रोसेसेस के बारे में समझेंगे जो हमने ऑलरेडी यहां पे समझ लिया है। अगला शब्द है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिसे मैं ईडी से डिनोट करूंगा, ठीक है, क्लैरिटी आपको मिल सके। जस्ट अ मोमेंट। चलिए ईडी से हम इसे डिनोट करते हुए आगे समझते हैं कि आखिर ईडी का अर्थ क्या है। देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, एक मिनट दीजिएगा। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, ठीक है, ईडी, इसका अर्थ होता है, इसे डिफाइन किया जा सकता है या फिर इसका अर्थ है जब कंट्री के वेल्थ इंक्रीज हो, जब उसके कंज्यूमर्स के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में बढ़ोतरी हो, तब वह इंक्रीज हमारे लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहलाता है। अब आप बोलेंगे कि यह दोनों जो शब्द है इसके मीनिंग के बारे में हमें जानकारी नहीं है। चलिए सबसे पहले कंट्रीज वेल्थ की बात कर लेते हैं। देखिए, कंट्री वेल्थ का अर्थ क्या होता है। एक कंट्री या फिर एक नेशन में कई कंज्यूमर्स होते हैं, कई इंडिविजुअल्स होते हैं। यह इंडिविजुअल्स कई एसेट्स को कैरी आउट करते हैं। मान लीजिए आपके फादर हैं, उनके पास में एक लैंड है या फिर उनके पास में एक बिल्डिंग है या फिर उनके पास में किसी और प्रकार का कोई एसेट है, डिप्रिसिएटिंग, एप्रिशिएटिंग, किसी भी प्रकार का कोई एसेट है। तो जब आपके पास में कोई एसेट होता है तो वह उसका एग्रीगेट आपके कंट्रीज वेल्थ को डिफाइन करता है। वेयरएज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बताता है कि जब एक कंज्यूमर बेटर गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम कर सके, अच्छे क्वांटिटी में उसे कंज्यूम कर सके, बेहतर इन सारे स्टेटमेंट्स को एवं कई और ऐसे स्टेटमेंट्स जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ा सके,
उन सब में अपने कंजम्पशंस में बढ़ोतरी कर सके, तब हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट को डिफाइन कर पाते हैं। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का अर्थ क्या है? इज डिफाइंड एज एन इंक्रीज इन कंट्रीज वेल्थ एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इसका बेहतर उदाहरण क्या है? इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, किसी भी इकोनॉमी की प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो रही है, हाई लिटरेसी रेट, बेटर पब्लिक एजुकेशन। देखिए, बेटर पब्लिक एजुकेशन क्या है? एक प्रकार से कंज्यूमर्स के द्वारा कंजम्पशन किया जा रहा है। देखिए, कंजम्पशन खाना पीना नहीं होता है, ठीक है। कंजम्पशन किसी भी फॉर्म में हो सकता है। किसी भी फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को जब आप प्राप्त करने की ताकत रखते हैं, कैपेबिलिटी रखते हैं, उसे एंजॉय करने की, उससे सेटिस्फैक्शन डिराइव करने की ताकत रखते हैं, तब आप एक्चुअली कंजम्पशन कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम दो शब्दों के बारे में जान चुके हैं, एक है कंट्रीज वेल्थ एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। या दोनों जब बढ़ेगा तब एक कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। अगर आप पहली बार वीडियोस को देख रहे हैं तो एक चीज आपको मैं बता दूं कि मैं ऑलरेडी ₹30 में इस चैप्टर के नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूं। जो मैं कंटेंट आपको यहां पे दूंगा, यह चैप्टर पूर्ण रूप से पूरी तरीके से कंप्लीट कर देगा। लेकिन जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो आप बेहतर ग्रेड्स की कामना करते हैं, आप सोचते हैं कि आप बेहतर नंबर ला सके, और यहाँ पे मिलने वाला कंटेंट आपके लिए यह है, ठीक है। इसमें आपको बहुत बढ़िया क्वालिटी मिलेगी, लेकिन लिखते समय जो आपको क्वालिटी चाहिए वो इस लेवल का होता है। इस लेवल के क्वालिटी के लिए आपको नोट्स को प्रेफर करना पड़ेगा, और नोट्स, हैंड रिटन नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ एट ₹30 में इस चैप्टर के नोट्स आपको इजीली मिल जाएंगे। आप नीचे दिए गए जो मेल आईडी है, उस ईमेल आईडी पे आप मुझे मेल करें अपने नाम, नंबर और चैप्टर नेम के साथ में। मैं आपके पेमेंट में आपकी मदद करूंगा, ठीक है। चलिए, हमने यहाँ पे क्या समझ लिया? सबसे पहले एंटरप्रेन्योरशिप को हमने समझा। अगला जो हमने समझा दैट वाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। अब इन दोनों के इंपॉर्टेंस को हम आगे समझते हैं, ठीक है, तीसरे पॉइंट में। चलिए, तीसरे के लिए मैं एक अलग मार्कर यूज कर लेता हूं। तीसरा जो पॉइंट है दैट इज रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो आखिर एंटरप्रेन्योरशिप यानी इस प्रोसेस का एक इकोनॉमी में क्या इंपैक्ट पड़ता है, क्या रोल होता है एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट में? जब भी एंटरप्रेन्योरशिप परफॉर्म होगी, एक स्टोरी मोड में आपको ले चलता हूं, जब भी एंटरप्रेन्योरशिप परफॉर्म होगी तो सबसे पहले हमें जो नजर आएगा दैट इज इनोवेशन। वो इनोवेशन इन द फॉर्म ऑफ सिस्टम हो सकता है, स्ट्रैटेजी हो सकता है, प्रोसेसेस हो सकता है, बेहतर क्वालिटी हो सकती है, बेहतर क्वांटिटी हो सकती है प्रोडक्शन, ठीक है, एवं कई ऐसे अन्य फैक्टर हो सकते हैं आपके इनोवेशन के हिस्से। तो जब भी एंटरप्रेन्योरशिप परफॉर्म होगा तब इनोवेशन होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप इस दोनों में काफी अंतर है। एक सैचुरेटेड मार्केट में काम करता है, खुद का ही मार्केट क्रिएट करता है। एक ऑलरेडी चल रहे प्रोडक्ट्स को, ठीक है, चल रहे प्रोडक्ट्स में ऐसे लिखता हूं, चल रहे प्रोडक्ट्स पे काम करता है, एक नए प्रोडक्ट को बनाता है, ठीक है। तो जब नए प्रोडक्ट को बनाया जा रहा है, नए मार्केट को क्रिएट किया जा रहा है, और ऐसे अन्य चीजें, इनोवेटिव चीज को परफॉर्म किया जा रहा है, तो इस इनोवेशन की वजह से कहीं ना कहीं इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन हो रहा है। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जब भी एंटरप्रेन्योरशिप यानी इस प्रोसेस को परफॉर्म किया जाएगा तब इनोवेशन होगा, ठीक है। अगला पॉइंट, जब इनोवेशन परफॉर्म होगा तो उस इनोवेशन के साथ में एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। एम्प्लॉयमेंट या तो मतलब आप बोल सकते हैं कि क्रिएट किया जाएगा या तो बेहतर इंप्रूव किया जाएगा। ऑलरेडी जो रोजगार मार्केट में प्रोवाइड किया जा रहा है उसे बेहतर सैलरी या फिर बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, या तो सीधा साधा डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाएगा। देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे जब इनोवेशन हो रहा है, मान लीजिए कि एक सेकंड हैंड
फोन की कंपनी है, ठीक है, सेकेंड हैंड फोन्स वाली कंपनी है जो सेकेंड हैंड फोन लेती है और नए फोन्स को आपको देती है, ठीक है, न्यू फोन को आपको देती है, ठीक है, और बहुत ही सस्ते दामों में देती है, चीप कॉस्ट पे। और कुछ और बेनिफिट्स यहाँ पे सर्विसेज हो गए, कुछ ऐसे सर्विसेज देती है जो बहुत ही इनोवेटिव है। तो ये कहने की एंटरप्रेन्योरशिप को परफॉर्म कर रहा है। और हमने यह भी जाना था कि एंटरप्रेन्योर वह व्यक्ति होता है, आज के समय जो रीसेंट लिटरेचर है उसके अकॉर्डिंगली वह व्यक्ति होता है जो ओनर होता है एक स्मॉल स्केल बिजनेस का। तो यहाँ पे एक एंटरप्रेन्योर हमारे सामने नजर आ रहा है, ठीक है। तो जब इसने इनोवेशन परफॉर्म किया तो ऐसे मार्केट में तो पहले कभी कोई नहीं था। सेकेंड हैंड फोन अगर कंज्यूमर से लिया जा रहा है तो कोई ना कोई तो एग्जीक्यूटिव रखना पड़ेगा, इसके लिए ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा, नए काइंड ऑफ न्यू टाइप ऑफ जो है एम्प्लॉयमेंट वह क्रिएट हो रहा है। और कई ऐसे एग्जिस्टिंग मॉडल आते हैं जो पहले से चल रहे काम में कुछ बेहतर काम करते हैं। मान लीजिए पहले से स्टील बिक रहा था, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति आया जिसने स्टील में थोड़े मॉडिफिकेशंस किए जिससे इसका स्ट्रेंथ इंक्रीज हो गया और यह चीपर हो गया पहले से। तो ये कहीं ना कहीं इनोवेशन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। ये पहला एग्जाम्पल है इनोवेशन का, ये दूसरा एग्जाम्पल है इनोवेशन का। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जब भी इसमें व्यक्ति आएंगे तो इन्हें इम्प्रूव्ड एम्प्लॉयमेंट के कैटेगरी में रखा जाएगा। ये शब्द है जो मैंने जस्ट अभी आपके लिए बनाया है ताकि आप बेहतर समझ सके कि एम्प्लॉयमेंट सिर्फ दिया नहीं जाता है कि हाँ बस आपको रोजगार दिया जा रहा है। कई बार रोजगार में सुधार होते हैं, इन टर्म्स ऑफ सैलरी हो सकता है या तो हो सकता है इन टर्म्स ऑफ बेनिफिट्स। तो अब देखिए इससे हो क्या रहा है, थोड़ा सा इसको मैं क्लियर कर देता हूं, ठीक है। यह मान लीजिए ये पहला पॉइंट है, इनोवेशन हो रहा है, इनोवेशन की वजह से एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, और जब एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो कहीं ना कहीं नेशनल इनकम जो है एक कंट्री का वह बढ़ेगा, ठीक है। क्योंकि कई लोग होंगे जो कमा रहे होंगे, अगर वो कमा रहे होंगे तो टैक्सेस भी पे करेंगे, जीडीपी में भी बढ़ोतरी नजर आएगी। इन कंपनीज के द्वारा जो कमाया जाएगा उसकी मदद से जीडीपी में बढ़ोतरी आपको नजर आ रही है, प्रोडक्शन की वजह से। B2B B2C दोनों नजर आ रहा है, यहाँ पे कंज्यूमर गुड्स भी नजर आ रहे हैं आपको, प्रोड्यूसर गुड्स भी नजर आ रहे हैं, ठीक है। पांचवा पॉइंट हो सकता है कि कोई बिजनेस है जो एक्सपोर्ट पे ज्यादा ध्यान दे रहा है, ठीक है। तो अगर वो एक्सपोर्ट को इंक्रीज कर रहा है तो फॉरेन करेंसी को कंट्री में लेकर के आ रहा है, फॉरेन एक्सचेंज वो कर रहा है परफॉर्म। अब इन सब से क्या हो रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट। यह शब्द सुन करके आप भले ही काम गए होंगे, लेकिन बड़ा सरल सा उत्तर है इसका। भारत के अलग अलग कोने से आपको एंटरप्रेन्योर्स नजर आ रहे हैं। जहां भी एंटरप्रेन्योर हैं, जहां से भी आपको ये नजर आ रहे हैं, जिस भी सिटी से, जिस भी रीजन से, तो आपको नहीं लगता वहां पे जो उनका एंटरप्राइज होगा उसका एक इम्पैक्ट होगा? और अगर उसका इम्पैक्ट होगा, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है, सर्विसेज दे रहा है, तो उसके इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से कई और लोग होंगे जो आसपास में रह रहे होंगे, उनका भी डेवलपमेंट हो रहा होगा, है ना। आपने सुना होगा कि पहले कभी आपने अपने दोस्तों के मुंह से, परिवार वालों के मुंह से, कि पहले कभी यहाँ पे कॉलेज हुआ करता था, पहले कभी यहाँ पे बंजर जमीन हुआ करती थी, कॉलेज वालों ने खरीदा या स्कूल वालों ने खरीदा। आज उसके आजू बाजू में मतलब कि कई सारे दुकानदार आ गए हैं जो अलग अलग तरह के सर्विसेज दे रहे हैं, होटल पीजी वाले आ गए हैं, ठीक है, फ्लैट्स बन गए हैं, अपार्टमेंट्स बन गए हैं, ठीक है, रोड्स कंस्ट्रक्ट हो गए प्रॉपर। तो यह सब क्या हो रहा है, रीजनल डेवलपमेंट हो रहा है। और जब इंडिया के कोने कोने से एंटरप्रेन्योर्स नजर आएंगे तो कहीं ना कहीं बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो यह भी कहीं ना कहीं इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो यह सारे पॉइंट क्या है, ये सारे पॉइंट आपको यह दिखा रहे हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप, इसके साथ में एक और एक पॉइंट है वह भी मैं यहाँ पे लिख देता हूं, दैट इज डिस्पर्जन ऑफ इकोनॉमिक पावर, ठीक है, DEP। ये सारे पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए आप यहाँ पे देख पाएंगे, ठीक है, ये सारे पॉइंट आपको यहाँ पे नजर आ जाएंगे, ठीक है। अगला पॉइंट है डिस्पोजल ऑफ इकोनॉमिक पावर। देखिए मोनोपोली के जो हार्मफुल इफेक्ट है, ठीक है, HR में लिखता हूँ, HE लिखता हूँ, ठीक है, ये सब शॉर्टकट लिख रहा हूँ क्योंकि देखिए मैं डिजिटली इसे राइट कर रहा हूँ, इतना ज्यादा प्रॉपरली लिखना पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप इन शब्दों को नोट भी कर सकते हैं
ताकि आप इससे आपको जो क्लैरिटी मिल पाए वो आपकी मदद कर पाए। ठीक है, तो डिस्पर्शन ऑफ इकोनॉमिक पावर में क्या होता है कि जो मोनोपोली है, जो किसी व्यक्ति के पास में है, किसी इंस्टीट्यूशन के पास में है, किसी एस्टैब्लिशमेंट के पास में है, वह मोनोपोली के हम कई बार हार्मफुल इफेक्ट देखते हैं इन द फॉर्म ऑफ वो खुद ही प्राइस बढ़ा रहा है, घटा रहा है उसकी मर्जी के हिसाब से। ठीक है, कैसे कंज्यूमर्स को क्या देना है वो सब डिसाइड कर रहा है, मतलब वो बहुत ही ताकतवर एंटिटी बन जाता है। उसके ताकत को कम करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? सबसे बढ़िया तरीका है उसके पावर को कम करने का एंटरप्राइजेस को बढ़ावा देना, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना। जब ज्यादा एंटरप्रेन्योरशिप आएंगे, इन एक्टिविटीज प्रोसेसेस को परफॉर्म करेंगे, हमें बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट भी देखने को मिलेगा, साथ ही साथ उस मोनोपोली के इम्पैक्ट को भी रिड्यूस होते हुए हमें नजर आएगा। मान लीजिए कि पहले जैसे मैंने यहाँ पे एक उदाहरण दिया था, ठीक है, स्टील का उदाहरण दिया था। स्टील जो है, मान लीजिए एक ही व्यक्ति है जो मैन्युफैक्चर कर रहा है, मान लीजिए दिल्ली में एक ही व्यक्ति है जो मैन्युफैक्चर कर रहा है स्टील को, यही है जो करता धरता है, यही प्राइस सेट करते हैं। ठीक है, और क्वालिटी भी निर्धारित करते हैं, क्वांटिटी भी डिसाइड करते हैं मार्केट में कितना आएगा। ठीक है, अब समस्या क्या है कि इनकी वजह से हार्मफुल मोनोपोली हमें नजर आ रही है, कोई और करने वाला नहीं है, ये सबसे बढ़िया चीजें दे रहे हैं मार्केट में इन द फॉर्म ऑफ स्टील। अब मान लीजिए एक एंटरप्रेन्योर एंटर करता है, अब यह एंटरप्रेन्योर क्या करता है, बेहतर स्टील की क्वालिटी भी लाता है, कुछ चेंजेस इसमें करता है, इनोवेशन परफॉर्म करता है, साथ ही साथ इसका कॉस्ट भी रिड्यूस कर देता है और ज्यादा क्वांटिटी में मार्केट में इंट्रोड्यूस करता है। अब क्या होगा, कंज्यूमर्स जो इनके पास थे, कई कंज्यूमर्स जो है इनके पास आने लगेंगे, और इनके पास आने की वजह से इनकी जो मोनोपोली थी मार्केट में, जो पावर था, यह रिड्यूस होने लगेगा। यह एक इंपॉर्टेंट रीजन है कि कुछ लोगों के द्वारा पूरे मार्केट को कवर ना किया जा सके, मार्केट पे इम्पैक्ट ना डाला जा सके, इसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा तो काफी बेहतर रहेगा कंट्रोल कर पाने में। और अगर कोई हार्मफुल इफेक्ट नजर भी आता है तो उसे काफी हद तक रिड्यूस किया जा सकता है। लेकिन अगर एक सिंगल प्लेयर है या फिर लिमिटेड प्लेयर्स हैं, अनलिमिटेड बायर्स हैं, तो बड़ी समस्या हो जाती है मोनोपोलिस्टिक मार्केट और मोनोपोली के केसेस में। ठीक है, उसको रिड्यूस करके ज्यादा से ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स अगर आएंगे तो परफेक्ट कंपटीशन जैसे सिचुएशंस जो सबसे ज्यादा बढ़िया है एक इकोनॉमी के लिए, वो परफॉर्म हो सकता है। ठीक है, तो यहां पे हम क्या समझ पा रहे हैं, कुल 6 से 7 पॉइंट जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए, जो बेहद जरूरी है हमारे लिए समझ पाना कि इन की वजह से ये जो सारे प्रोसेसेस हम परफॉर्म कर रहे हैं, इनकी वजह से कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी में डेवलपमेंट हमें देखने को मिल रहा है। डेवलपमेंट कैसे हो रहा है? डेवलपमेंट के पीछे दो कारण है। क्या कारण है? सबसे पहले तो है कंज्यूमर्स वेल्थ, कंट्रीज वेल्थ, जहां पे नंबर ऑफ जो एग्रीगेट हम निकालते हैं, जो भी उसके रेसिडेंट है उस कंट्री के, निवासी है उस कंट्री के, उनके पास में कितना कैपिटल है, कितना उनके पास में एसेट है, उसको एग्रीगेट निकालने पे जो हमारे पास सम आ रहा है, वह एक कंट्री के वेल्थ को डिफाइन करता है। तो यह सबसे पहली चीज है। तो अगर आप यहाँ पे गौर करेंगे तो कई पॉइंट आपको नजर आ रहे हैं जिसकी वजह से कंज्यूमर का वेल्थ बढ़ेगा। जैसे हमने डिस्कस किया यहाँ पे, सबसे पहले इनकम बढ़ेगा तो कंज्यूमर बेहतर एसेट खरीद सकता है कि नहीं खरीद सकता है, सीधी सी बात है। अगला पॉइंट जो हमने डिस्कस किया था, दैट वाज इंक्रीज इन नेशनल इनकम। नेशनल इनकम बढ़ेगा, सीधी सी बात है। क्यों बढ़ेगा नेशनल इनकम? क्योंकि इनकम बढ़ रहा है, सीधी सी बात है ना। तो इसकी वजह से वही कि पूरे नेशन में जो हमारा एसेट खरीदने की जो हमारी कैपेबिलिटी है वह बढ़ जाएगी। और ऐसे कई अन्य पॉइंट जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया जिसमें यह पॉइंट जरूर मेंशन किया जा सकता है। कुछ ऐसे केसेस आपको नजर आएंगे जहाँ पे कंज्यूमर गुड्स आपको बेहतर मिल रहे हैं, जैसे मैंने ये आपके सामने में लास्ट पॉइंट रखा था। ठीक है, जो आप लास्ट पॉइंट देख पा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, यह भी इसको समझाने के लिए एक बेहतर ऑप्शन है।
तो यह सारी चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस की, जिससे हमें समझ में आ रहा है कि एक एंटरप्रेन्योरशिप का इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या रोल है। ठीक है, अलग अलग पॉइंट है, बड़े टेक्निकल पॉइंट है। अगर आप इसे टेक्निकल लैंग्वेज यूज करते हुए लिखते हैं तो एग्जामिनेशन में आप बेहतर नंबर ला सकते हैं। सिवाय कुछ आपने शब्द लिख दिया, उसी पे आप 5-5, 6-6 पन्ने भरते जा रहे हैं, तो उसका कोई अर्थ नहीं है। एग्जामिनर को साफ साफ नजर आता है, वो ऑलरेडी ट्रेंड है, वो पेपर ही चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो यह क्वालिटी बेहद जरूरी है वहां पे। ठीक है, अगला पॉइंट क्या आता है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। यह समझाना बेहद जरूरी है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मैं आपके सामने यहाँ नीचे में लिखता हूँ। ठीक है, रुकिए मैं थोड़ा सा इसे क्लीन कर देता हूँ, मेरे पास भी जगह हो जाएगा और आपको भी यहाँ पे खिचड़ी नहीं नजर आएगी। चलिए, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को हम समझते हैं, यह बेहद इंपॉर्टेंट है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो हम समझने वाले हैं ये होगा इंडिया के टर्म्स में। ठीक है, इंडिया को ध्यान रखते हुए हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझेंगे। देखिए, इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप का जो मेजर चेंज है वो हमें ब्रिटिश पीरियड यानी ब्रिटिश काल के दौरान ही देखने को मिला, जिसमें 3 पीरियड्स हैं। ठीक है, एक प्री ब्रिटिश इंडिया है, एक ड्यूरिंग ब्रिटिश जो पीरियड था ड्यूरिंग ब्रिटिश इंडिया, आप बस ऐसे याद रखिए, और एक है पोस्ट ब्रिटिश इंडिया जिसे आप इंडिपेंडेंट इंडिया बोलते हैं, से हम इंडिपेंडेंट इंडिया बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ 3 केसेस हमारे सामने में है। प्री ब्रिटिश इंडिया यानी एक ऐसा काल जिसमें ब्रिटिश एरा नहीं आया था, ब्रिटिशर्स ने इंडिया में इन्वेड नहीं किया था। ठीक है, तो चलिए इस पीरियड को समझते हैं। यह एक ऐसा पीरियड था जहां पे छोटे छोटे एरियाज होते थे जिन्हें हम विलेजेस बोलते हैं, और यह विलेजेस जो थे ये सेल्फ सफिशिएंट थे। क्या थे ये? सेल्फ सफिशिएंट, यानी अपनी नीड्स को, जो नेसेसिटी होती थी, इसको खुद ही फुलफिल कर देते थे, खुद ही सेटिस्फाई कर देते थे। जो भी बेसिक नेसेसिटी है, जैसे क्लोथ्स आपको चाहिए, आपको फूड ग्रेन्स चाहिए, और किसी प्रकार की कोई चीज चाहिए, जैसे आर्ट फॉर्म्स आप देखते हैं। ठीक है, आर्ट फॉर्म्स आप देखते हैं, और किसी प्रकार की कोई चीज चाहिए तो वह सब आपको यहां पे मिल जाता था। ज्यादातर लोग इस समय के दौरान में एंटरप्रेन्योरशिप परफॉर्म करते थे। अब आप बोलेंगे कैसे? जैसा हमने रिसेंट लिटरेचर को सुना, वह व्यक्ति जो एक स्मॉल स्केल बिजनेस का ओनर है वह भी एक एंटरप्रेन्योर हो सकता है। तो जैसे एग्रीकल्चर जो परफॉर्म कर रहा है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में लिप्त है, कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, वह व्यक्ति भी एंटरप्रेन्योरशिप परफॉर्म कर रहा है। और कई लोग थे गांव में, अगर आप जाके देखें तो छोटा ही सही लेकिन एक जमीन का टुकड़ा रहता था जिसपे वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज परफॉर्म करते थे। तो कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति एंटरप्रेन्योरशिप को परफॉर्म करता था। कई होते हैं, आज भी अगर आप गांव में चले जाए तो कईयों के पास में आपको बकरी नजर आएगी। ठीक है, कहीं के पास में भैंस नजर आएगी, या तो आपको गाय नजर आएगी। तो यह भी कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योरशिप को परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, आप गांव में जाएंगे तो आपको पोट्रीज नजर आएंगी, पॉट्स बनाने वाले नजर आ जाएंगे, है ना। तो यह भी एंटरप्रेन्योरशिप को परफॉर्म कर रहे हैं। म्यूजिशियंस भी पहले नजर आया करते थे गांव में, जो म्यूजिक वगैरह, गाना वगैरह, डांस वगैरह, ठीक है, या कुछ एक्टिंग करते हुए आपको नजर आ जाते थे। तो हर एक प्रकार से गांव अपने नीड्स को, नेसेसिटी को पूरा कर पाता था। इस वजह से कहीं ना कहीं हम सोने की चिड़िया भी कहलाते थे, है ना। हमारे पास में हर एक प्रकार का रिसोर्स अवेलेबल था, उससे हम डिजायर्ड आउटपुट को जनरेट कर लेते थे और खुद ही खुद सेटिस्फाई भी हो जाते थे, अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी। तो यह हो गया प्री ब्रिटिश इंडिया। अब है ड्यूरिंग ब्रिटिश इंडिया। यह पीरियड जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आ जाते हैं, अब देखिए
कुछ समय इंडिया में रहने के बाद जैसे उनका तो जो फैसला था वो था कि हम आए यहाँ पे इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज को सेटअप करें, लेकिन कंडीशंस को देखते हुए उन्होंने बेहतर समझा कि इसे हम इन्वेट कर सकते हैं, पूरी तरीके से लूट सकते हैं इस जगह को। ठीक है, कुछ जगह पे हमें चेंजेस करने पड़ेंगे। कहाँ कहाँ चेंजेस करने पड़ेंगे? एजुकेशन सिस्टम में। ठीक है, दूसरा जो यहाँ पे इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज हैं, इससे हम बहुत बड़ा रेवोल्यूशन ला सकते हैं, इनको अपने अधीन बना सकते हैं। देखिए इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज किस प्रकार से अधीन बना रहे। देखिए जो ब्रिटिशर्स को चाहिए था वो था टेक्सटाइल इंडस्ट्री का एक बड़ा शेयर। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को चलाना है, इसके लिए कई सारे रॉ मटेरियल चाहिए थे, और ये कहाँ से आता था? एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट होता था, एग्रीकल्चर से मिलता था। यह प्रोडक्ट ये लेकर के चले जाते थे अपने कंट्री में। ठीक है, अपने कंट्री में लेके चले जाते थे, तो वहां पे फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज में प्रोसेस करके फिनिश गुड्स एंड सर्विसेज लेकर के आते थे इंडिया में। ठीक है, समझ लीजिए अपना इंडिया है, एक एग्जांपल बता रहा हूं। इंडिया में लेकर के आते थे और यहां पर सेल करते थे। अब होता यह था कि यह भी आप समझ सकते हैं कि ये मतलब कि ब्रिटेन नहीं जाते थे, कई बार इंडिया में इन्होंने फैक्ट्री सेटअप कर दी थी, तो इनके पास में धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर आने लगा था। तो फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज इंडिया में थी, तो यहाँ पर भी ये रॉ मटेरियल भेजा करते थे, वहां से भी प्रोसेस करके मार्केट में लाया जाता था। अब खास बात क्या है इनके गुड्स एंड सर्विसेज की, गुड्स ही मान लीजिए यहाँ पे। ठीक है, कमोडिटीज, खास करके गुड्स एंड कमोडिटीज। तो जो गुड्स आपको नजर आते थे वो चीप होते थे, सस्ते होते थे एज कंपेयर टू जो हैंडमेड थे, हाथों से बनाए जाते थे, लार्ज क्वांटिटी में अवेलेबल थे, ज्यादा एफिशिएंट थे, एरर्स कम होते थे, क्वालिटी आपको बढ़िया मिल ही रहा था, और एक ब्रांड वैल्यू था ब्रिटिशर्स का। लोगों को लगता था यार ब्रिटिशर्स का बनाया गया है, विदेशी के द्वारा बनाया गया है, एक छवि थी मन में। तो यह सारी चीजें थी कहीं ना कहीं जिसकी वजह से एक बड़ा मार्केट शेयर इन्होंने ले लिया उसी समय। और धीरे धीरे इन्होंने एजुकेशन सिस्टम में बदलाव किया। जब इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज खुलेंगी तो इसके लिए लोगों की आवश्यकता होगी, और इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप का ही मेंटालिटी था। लोग किसी के यहाँ काम करना, खास करके ज्यादातर वर्ग जो था वो किसी के यहाँ काम करना पसंद नहीं करता था। लेकिन इन्होंने यह किया कि किसी भी प्रकार से इन्हें जो है बदल करके, इनकी सोच को बदल करके हम अपने अधीन कर ले, और इन फैक्ट्रीज में लेबर्स या फिर मैनेजर सुपरवाइजर के पोस्ट पे काम करवा ले, तो हमारा काम हो जाएगा और हम एक बेहतर आउटपुट निकाल सकते हैं इस कंट्री से। तो उन्होंने एजुकेशन सिस्टम को टारगेट किया, और एडमिनिस्ट्रेटिव में लोग काम करना ज्यादा अपना प्राइड समझने लगे। ठीक है, जैसे IAS IPS कुछ ऐसे पोजीशंस आए जिसपे प्राइड समझने लगे। स्लोली एंड स्टडीली जो ब्लू कॉलर जॉब्स होते थे वो व्हाइट कॉलर जॉब्स में कन्वर्ट होने लगे। आप सोच रहे होंगे ब्लू कॉलर क्या है? जैसे मैकेनिक हो गए, वेल्डर्स हो गए, ये जो प्रोफेशनल्स हैं। व्हाइट कॉलर जॉब्स में यानी आपको जो जॉब्स नजर आती हैं, खास करके जैसे टॉप लेवल मैनेजमेंट हो गया, इनमें जो आपको एम्प्लॉयज नजर आते हैं, मतलब कि एम्प्लॉयमेंट का एक सफर यहाँ पे चालू आपको नजर आता है। तो प्री ब्रिटिश इंडिया जो था, इसमें एम्प्लॉय की वैल्यू की जाती थी, मतलब एंटरप्रेन्योरशिप का वैल्यू था। यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप का वैल्यू काफी हद तक गिर गया। पोस्ट ब्रिटिश इंडिया यानी इंडिपेंडेंट इंडिया, यह समय था जब इंडिया को ग्रो करना था। 80% से ज्यादा जो आबादी थी वो एग्रीकल्चर से कहीं ना कहीं इन्वॉल्व थी, तो इंडिया को डेवलप होने में काफी समय लगने वाला था। ठीक है, ऑलरेडी ब्रिटिशर्स हमसे बहुत सारी चीजें लूट के ले जा चुके थे, हमारे पास में कुछ खास बचा नहीं था दिखाने के लिए अपनी इकोनॉमी को विद इन सम इयर्स स्टेबल करने के लिए। एक लंबी जर्नी थी हमारे सामने में। तो एजुकेशन सिस्टम को बदला गया, कुछ समय बाद में एंटरप्रेन्योरशिप के महत्व को बताया गया, और समय के साथ में हमने कई सारे फैक्ट्रीज को, इंडस्ट्रीज को, एस्टैब्लिशमेंट्स को अपने यहाँ जगह दिया, विदेशों से सीखा, अपने यहाँ ही इसमें क्रिएशंस किए, इनोवेशंस किए। आज हमारे पास में एंटरप्रेन्योरशिप
डेवलपमेंट जैसे आप भी इसे पढ़ पा रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे कोर्स में इंट्रोड्यूस है, तो कहीं ना कहीं हम समझ सकते हैं कि आज इसकी वैल्यू है एंटरप्रेन्योरशिप की। तो समय के साथ में किस प्रकार से काल में परिवर्तन आया, कब एंटरप्रेन्योरशिप को बड़ा समझा जाता था, कब छोटा समझे जाने लगा, और धीरे धीरे यहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप में एक बूम नजर आया। और यह बूम हमें कहाँ खास करके नजर आता है, इस वजह से एक टॉपिक को इंट्रोड्यूस किया गया, दैट इज मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया 2014 में इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है। अब मेक इन इंडिया एक ऐसा इनिशिएटिव था जिसके अंतर्गत हमें एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत बड़ा चेंज लाना था, हमें अपने कंट्री को काफी बेहतर बनाना था इन टर्म्स ऑफ आवर इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, एस्टेब्लिशमेंट्स, ऑर्गेनाइजेशंस। तो इसके 4 पिलर्स यानी 4 स्तंभ को बनाया गया। इन 4 पिलर्स में हमने सबसे पहले इंपॉर्टेंस दिया न्यू प्रोसेसेस को। देखिए प्रोसेसेस यानी सिस्टम्स, इनोवेटिव सिस्टम, स्ट्रैटेजीज, मेथड्स एक्सेट्रा, ऐसे हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। अगला था न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर। एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर काफी कमजोर था, उसे बेहतर बनाने के लिए हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर को फॉलो किया, कई सारे फैसिलिटीज प्रोवाइड किए गए, ठीक है। अब इससे पहले एक इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर इंफ्रास्ट्रक्चर का अर्थ क्या होता है। देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर एक प्रकार से जो आपकी बेसिक नेसेसिटीज को पूरा करता है, या तो एक कंट्री पूरा कर रहा होगा या तो एक ऑर्गेनाइजेशन पूरा कर रहा होगा। तो जो भी आपकी बेसिक नेसेसिटीज को पूरा कर रहा है, मान लीजिए कंपनी कर रहा है, कंट्री कर रहा है, तो यह भी इंफ्रास्ट्रक्चर है। मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है तो ऑर्गेनाइजेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है। यहां हम कंट्री के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी बात कर रहे हैं। तो यहां पे जैसे हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आ सकता है, वाटर सप्लाई हो गया, पावर हो गया, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, अन्य जो भी फैसिलिटीज होती हैं, जो भी बेसिक नेसेसिटीज है उनकी बात हो गई। कंपनीज में क्या होता है, वाईफाई हो गया, कैंटीन हो गया, बाकी कोई और चीजें जो आपको मिल रही बेसिक नेसेसिटीज के तौर पे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का होना, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर का मिलना बेहद जरूरी था। इसके लिए कई सारे इनिशिएटिव्स लिए गए और इसे सुधारा गया काफी हद तक, ठीक है। नए सेक्टर्स, मेक इन इंडिया के अंतर्गत 25 न्यू सेक्टर्स को डिफाइन किया गया। मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर खुद, ठीक है, कई सारे इंडस्ट्रीज और ऐसे कई सारे सेक्टर्स को डिफाइन किया। सर्विसेज वाली इंडस्ट्रीज हो गए, ऐसे 25 सेक्टर्स को डिफाइन किया गया और उस पर काम करना एक बेहतर विकल्प हमने समझा। चौथा जो था दैट वाज न्यू माइंडसेट। आखिर ये नए माइंडसेट का यहां पे अर्थ क्या है, देखिए यह हमारे लिए जरूरी है समझना। देखिए गवर्नमेंट को पहले रेगुलेटर के तौर पे समझा जाता था। एक मिनट रुकिए। गवर्नमेंट को पहले रेगुलेटर के तौर पे समझा जाता था। रेगुलेटर यानी रेस्ट्रिक्शंस। जो भी एंटरप्राइजेस होते थे उनमें कई सारे रेस्ट्रिक्शंस फेस किए जाते थे गवर्नमेंट के द्वारा। इसकी वजह से कई बार जैसे पेपर वर्क हो गया, बहुत फॉर्मेलिटीज होते थे, कई सारे टैक्सेशन प्रोसेस होते थे, लेंदी होते थे, कुछ भी गलती हो जाए तो उस पर फाइन बहुत तगड़े इंपोज किए जाते थे। तो कई सारे रेस्ट्रिक्शंस होते थे जिसकी वजह से कम एंटरप्राइजेस ही मार्केट में एंटर करना बेहतर समझते थे। एक नए माइंडसेट को लेकर के आगे बढ़ा गया जिसमें थोड़ा ज्यादा फ्रीडम दिया गया। फ्रीडम देने की वजह से कहीं ना कहीं नए एंटरप्राइजेस हमें काफी हद तक उभर करके नजर आए। आज के समय हम जानते हैं कि 100+ यूनिकॉर्न्स हमारे देश में अवेलेबल है। 100+ यूनिकॉर्न्स का अर्थ क्या है कि आखिरकार इस मेक इन इंडिया के बाद में हमने भारत में बहुत बड़ा बदलाव देखा और यह बदलाव हमारे लिए बेहद जरूरी था। इसलिए ये 4 पिलर्स हमारे लिए बेहद जरूरी है और चारों पिलर्स जरूरी है, प्रोसेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, सेक्टर और माइंडसेट। सबसे ज्यादा जरूरी है माइंडसेट में बदलाव करना। पार्टिसिपेटिव ज्यादा हो गया गवर्नमेंट रेगुलेटर बनने की जगह, ठीक है, जैसे पीएसयूज में आपको खास करके नजर आता है आज के समय में। चलिए अब आखिरी टॉपिक जो बेहद इंपॉर्टेंट है इस यूनिट का, इस चैप्टर का, सॉरी, उसको डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का अर्थ क्या होता है?
देखिए, ग्लोबलाइजेशन का अर्थ होता है जब नेशनल इकोनॉमी वर्ल्ड इकोनॉमी से इंटीग्रेट होता है, तब हम इसे ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। इंटीग्रेट यानी यूनाइट। जब नेशनल इकोनॉमी यूनाइट होती है वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ में, तब आप ग्लोबलाइजेशन को अपने सामने खड़ा पाते हैं। आज के समय ग्लोबलाइजेशन आपको ज्यादातर कंट्रीज में, इस ग्लोब में आपको काफी जगह नजर आता है। देखिए, कई सारे कंट्री हैं जहां पर आपको इंटरनेशनल कंपनीज नजर आएंगी। इंडिया में ही अगर आप देख लें तो अमेजोन आपको नजर आ रहा है, ऊबर आपको नजर आ रहा है, ऐसी कई अन्य कंपनीज है जो आपको नजर आ रही है आज के समय में। तो यह सब क्यों नजर आ रहा है? बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन के आने के अपने ही बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन हमेशा याद रखिए, हर एक सिक्का का दो पहलू होता है। एडवांटेजेस भी होते हैं, कई चैलेंजेस यानी डिसएडवांटेजेस भी हमें फेस करने पड़ते हैं बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। सबसे पहले हम समझते हैं कि ग्लोबलाइजेशन में क्या सारे चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ते हैं। ठीक है, पहले डिसएडवांटेजेस ही हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, किसी भी इकोनॉमी में, किसी भी कंट्री में ग्लोबलाइजेशन की वजह से इंक्रीज कंपटीशन देखने को मिलता है। मान लीजिए पहले एक ही व्यक्ति था जो सबको गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता था एक कंट्री में। ग्लोबलाइजेशन के इंट्रोडक्शन के बाद में एक बाहरी कंपनी और आ गया। अब यहां पे नजर आ रहा है कि ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, यह भी प्रॉफिट कमा रहा है, यह भी प्रॉफिट कमा रहा है। इसको देख करके कहीं और भी एंटरप्राइजेस एंटर कर जाते हैं। ठीक है, इसकी वजह से क्या हो रहा है? मार्केट में कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है। कंपटीशन इंक्रीज होने की वजह से कई बार कुछ हार्मफुल प्रैक्टिसेस, नेगेटिव प्रैक्टिसेस चालू हो जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिए कि उदाहरण के तौर पे समझ लीजिए एक मिल्क बेचने वाला है, M1 है और एक M2 है। उसे नजर आ रहा है कि ये 100 किलो मिल्क बेच रहा है। अब उसे कंपटीशन है कि यार 100 kg से मिल्क बेच रहा है, तो मुझे भी इसे कम्पिटिट करना है। हो सकता है इसके पास में 80 kg ही प्रोड्यूस हो पा रहा हो, लेकिन इसमें ये 20 kg वाटर मिला दे रहा है। ठीक है, या तो ये किसी और प्रकार का कोई कंपाउंड यूज कर रहा है जिसपे इसकी कॉस्टिंग भी बहुत कम लग रही है और ये 100 kg को ऑब्टेन कर पा रहा है। तो ऐसे कई मैल प्रैक्टिसेस यानी गलत चीजें होते हुए आपको सामने में नजर आती है। तो कंपटीशन ज्यादा बढ़े तो वह भी एक देश के लिए बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है, एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और इस कॉम्पिटेटिव मार्केट में जो कंज्यूमर्स, जो सेलर्स होते हैं, उन्हें भी बहुत कुछ झेलना पड़ता है। और कई बार इसकी वजह से नए एंटरप्राइजेस एंटर ही नहीं करना चाहते मार्केट में। मतलब कि इस ब्लड शेड में कोई एंटर नहीं करना चाहेगा, देखेगा कि इतना कट टू कट कंपटीशन यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो पहला हो गया चैलेंजेस में, दैट इज इंक्रीज्ड कंपटीशन, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट है मोबिलिटी ऑफ जॉब्स। जब ग्लोबलाइजेशन होगा, जिस भी कंट्री में यह कंपनी हुआ करती थी, अब ये मूव करके मान लीजिए किसी और कंट्री में आ रही है। ठीक है, मतलब इसका एक समझ लीजिए कि एक पार्ट इस कंट्री में आ रहा है। ठीक है, एक डिपार्टमेंट यहाँ पे आ रहा है। जो नॉन कोर एक्टिविटीज होती है ज्यादातर उसे भेजा जाता है दूसरे कंट्रीज में, आउटसोर्स करने के लिए भी कई बार भेजा जाता है। खुद ब खुद वो कंपनी भी वहां पे स्टैब्लिश नजर आती है अपने एक डिपार्टमेंट के साथ में। तो जब ये यहां से यहां मूव कर रहा है, इस दौरान क्या होगा कि यहाँ पे जो ये जॉब यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है, कई बार ये यहाँ पे जॉब प्रोवाइड किया जाना था, लेकिन क्योंकि यहाँ पे नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है और कुछ डिपार्टमेंट यहाँ से यहाँ पे मूव कर रहे हैं, इसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। अनस्किल्ड जो अनस्किल्ड लेबर है, उनका जो वैल्यू है मार्केट में बहुत ज्यादा गिर रहा है। स्किल्स का डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाता है मार्केट में। ठीक है, यह एक बहुत बड़ी समस्या बढ़ जाती है। ये तो एक एडवांटेज क्या हो गया कि जिस कंट्री में यह कंपनी एंटर कर रही है वहां पे तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही है, लेकिन जहां से ये जा रही है, जहां से मूव कर रही है, वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, अनस्किल्ड लेबर बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा है, स्किल लेबर के डिमांड जो है वो बहुत इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, मतलब कॉम्पिटिशन काफी हद तक बढ़ जा रहा है
और ये एक बहुत ही गलत प्रैक्टिस भी हो जाता है एक सेंस में देखा जाए तो। ठीक है, वैसे ये जरूरी है ग्लोबलाइजेशन होना, इसके महत्व को भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले कुछ चैलेंजेस को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अगला है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर एंड रिसोर्सेस। एक एजम्पशन ले रहा हूं आपके सामने में, मान लीजिए कि यह दुबई है, हम मान लीजिए हम यहाँ पे इंडिया है। एक एजम्पशन है, ये रियल नहीं है, बस आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। मान लीजिए इन्हें एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट चाहिए। अब यहाँ पे एक इंस्टीट्यूशन है, उस इंस्टीट्यूशन ने क्या सोचा कि यार हमारे पास में तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट बनाने के लिए लैंड काफी है, लेकिन यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा, क्यों ना इंडिया जाया जाए। उदाहरण के तौर पे आपको बता रहा हूँ, इंडिया में ये लैंड करते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि बहुत बढ़िया लैंड है, फर्टाइल लैंड है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, ये लैंड को समझ लीजिए खरीदते हैं, उस पर प्रोडक्शन करते हैं, उससे आउटपुट जनरेट करके अपने कंट्री में भेज रहे हैं। तो यहाँ पर ये लेबर को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं एंड एज वेल एज यहाँ के रिसोर्सेस को भी एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे ओवरऑल एक यह भी सेंस बनता है कि यहाँ से इंजेक्ट किया जा रहा है और यह यहाँ पे भेजा जा रहा है। और अगर मान लीजिए कि ये डेवलप्ड कंट्री है और यह अंडर डेवलप्ड कंट्री है, तब तो कंडीशन बहुत ही खराब हो सकते हैं। ठीक है, हो सकता है डेवलप्ड कंट्री उसको इस हद तक चूस ले कि यहाँ पे कुछ बचे ना है। ऐसा होता भी है कई जगहों पे, अगर आप देखेंगे ऐसा होता है। डेवलप्ड कंट्री लाइक अमेरिका डोमिनेट करती है मार्केट में, और उसके डोमिनेशन की वजह से कई बार लेबर्स का उस दूसरे कंट्री में और रिसोर्सेस का एक्सप्लॉयटेशन होता है। ये बहुत बड़ी बात नहीं है। इसी के साथ में एक चौथा पॉइंट निकल के आता है, डोमिनेंस ऑफ डेवलप्ड नेशन, जिसका एक उदाहरण हमने यहाँ पे ही समझ लिया है। फिफ्थ है थ्रेट टू कल्चरल डाइवर्सिटी। ठीक है, थ्रेट टू कल्चरल डाइवर्सिटी, इसे उदाहरण से समझाऊं तो आप बेहतर समझ पाएंगे। मान लीजिए एक कंपनी है जो अमेरिका की है और यह अभी इंडिया में इसका एक जो है डिपार्टमेंट काम कर रहा है। ठीक है, बिकॉज ये अमेरिका की है तो कई सारा कल्चर यह अपने साथ में लेकर के आएगी। अब आप इंडिया के हैं, रक्षाबंधन की आपको छुट्टी चाहिए, आपके लिए रक्षाबंधन बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, लेकिन इनके लिए उसका इंपॉर्टेंस कुछ भी नहीं है या तो नेग्लिजिबल है। अब आप यहाँ पे काम कर रहे हैं, इसको आपको छुट्टी नहीं मिल रही, उसके लिए आपको किसी भी प्रकार की कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिल रही। आप मेट्रो देख रहे हैं, भरा हुआ है पूरी तरह से। लेकिन मान लीजिए कि कोई क्रिश्चियन हॉलिडे आता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे बस एक एजम्पशन है, गुड फ्राइडे आ रहा है और उस दिन छुट्टी दे दी है, तो यह इनके कल्चर के अकॉर्डिंगली महत्वपूर्ण है, लेकिन आपका रक्षाबंधन इनके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। तो यह एक एजम्पशन है, बस आपके सामने मैं रख रहा हूं समझने के लिए। ठीक है, तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि इनके कल्चर का इम्पैक्ट हमारे कंट्री के ऊपर में पड़ रहा है। इसकी वजह से जो हमारे कल्चरल डाइवर्सिटी है उस पर इम्पैक्ट पड़ता है, धीरे धीरे वो लुप्त भी होती नजर आती है। ठीक है, ऐसा हमारे देश में होता हुआ आपको नजर भी आ रहा होगा। लोग आज के समय में मॉडर्न ज्यादा दिखना चाहते हैं, और जो हमारा कल्चरल क्लोथ्स है या फिर कल्चरल चीजें हैं, उसको जो प्रैक्टिसेस है उसको कम से कम परफॉर्म करना चाहते हैं। ठीक है, तो थ्रेट टू कल्चरल डाइवर्सिटी हो सकता है कॉर्पोरेट, इसका बेहतर उदाहरण है। ठीक है, आप इसे समझना चाहे तो अब कॉर्पोरेट में अगर आप काम कर चुके हो, करेंगे आगे, या फिर कोई आपके दोस्त काम करते हैं, तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि जो मॉडर्न कंट्रीज हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनका इम्पैक्ट इन कॉर्पोरेट्स पे बहुत रहता है। ठीक है, आपको आपके कल्चर का वैल्यू यहाँ पे बहुत कम नजर आएगा, लेकिन बाकी चीजें आपको बहुत नजर आएंगे जो वेस्टर्न कंट्रीज से आती है। ठीक है, अब चलिए कुछ इसके एडवांटेजेस के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा जगह मैं यहाँ पे निकालता हूँ। ठीक है, चैलेंजेस हो गया, अब एडवांटेजेस भी बात करना जरूरी है। आप सोचिए ग्लोबलाइजेशन के क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से बोला जाए तो कंज्यूमर के लिए, कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, मैं खास करके लिख देता, कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से तो काफी सारे ऑप्शंस अवेल हो गए। ठीक है, ऑप्शंस अवेल है कंज्यूमर के लिए। अब बात करते हैं कंट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एक्सेस टू न्यू मार्केट्स,
अगर कोई कंपनी एक कंट्री से बाहर एक्सपैंड करना चाहे, ठीक है, इस कंट्री से बाहर एक्सपैंड करना चाहे, तो ग्लोबलाइजेशन से बढ़िया चीज उसके लिए कुछ और हो ही नहीं सकता है। नए मार्केट्स को एक्सप्लोर किया जा सकता है और अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया जा सकता है। मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट यहाँ पे परफॉर्म किया जा सकता है। तीसरी चीज है पायरेसी। एक बहुत बड़ी समस्या है दुनिया के लिए कॉपी होना। यह आज भी एग्जिस्ट करती है, पहले थोड़ी ज्यादा एग्जिस्ट करती थी, आज थोड़ी कम है, लेकिन आज भी एग्जिस्ट करती है कई कंट्रीज में। फॉर एग्जांपल मान लीजिए चाइना है। चाइना अभी भी ग्लोबलाइजेशन को उस हद तक अपने यहां मानता नहीं है और यहाँ पे पायरेसी दबा के चलती है। ठीक है, उदाहरण के तौर पे आप फेसबुक चलाते हैं, आपके लिए फेसबुक एक बहुत बड़ा माध्यम है जिससे आप दुनिया के अलग अलग कंट्रीज के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको चाइनीज लोग नहीं नजर आएंगे। कारण क्या है? इनका खुद का कॉपी किया गया सेम टू सेम एक दूसरा एप्लीकेशन इनके कंट्री में एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ क्या है, पायरेसी दबा के हो रही है। अगर ग्लोबलाइजेशन यहाँ पे होता है, उस हद तक किया जाए, तो पायरेसी को काफी हद तक घटाया जा सकता है। ठीक है, इसीलिए पायरेसी बेहद जरूरी है। पायरेसी इसीलिए ग्लोबलाइजेशन जरूरी है, क्योंकि अगर आप देखें तो कई कंट्रीज जो ग्लोबलाइजेशन को एक्सेप्ट करती है, वेलकम करती है, वहां पे पायरेसी आपको काफी हद तक कम नजर आएगा। लेकिन जो कंट्रीज अभी भी इसे उस हद तक नहीं मानती, वहां पे आपको पायरेसी, कॉपी किए गए जो बुक्स है, नोटबुक्स है, ठीक है, वीडियोस है, सीरीज है, या फिर किसी भी और प्रकार का कोई प्रोडक्ट है, उसके कॉपीज आपको मार्केट में हमेशा नजर आएंगे। ठीक है, अगला जो इंपॉर्टेंस है दैट इज स्प्रेड ऑफ नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी। जो भी कंट्री अपने प्रैक्टिसेस को किसी दूसरे कंट्री में परफॉर्म कर रही है, ठीक है, यह कंट्री है, मान लीजिए यहाँ पर वो कंपनी है, ठीक है, मान लीजिए ई मतलब एस्टैब्लिशमेंट। तो अगर वो यहाँ पे है, तो यह कंट्री जो है, मान लीजिए इंडिया है, यह इसे ऑब्जर्व कर सकती है। यह जो टेक्नोलॉजी यूज करता है, जो नॉलेज, सिस्टम, स्ट्रैटेजी, प्रोसेसेस एक्सेट्रा को परफॉर्म कर रहा है, इसको क्लोजली ऑब्जर्व किया जा सकता है इस कंट्री के द्वारा, और यह कुछ इसी प्रकार में इससे कुछ सीख करके अपने कंट्री में इंप्लीमेंट कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्प्रेड ऑफ नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी, जो बेहद जरूरी है। ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही हम काफी कुछ आज सीख पा रहे हैं। कई टेक्नोलॉजी जिसकी हमें जानकारी ज्यादा नहीं थी, आज हम उसके बारे में जानते हैं। पायरेसी काफी हद तक आप कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अगला है एक्सेस टू न्यू मार्केट्स, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो हमने यहाँ पे डिस्कस की। देखिए, ग्लोबलाइजेशन बेहद जरूरी है। अगर ग्लोबलाइजेशन होगा तो कहीं, देखिए, आइसोलेट होकर के कोई कंट्री बेहतर परफॉर्म नहीं कर सकता है। जब ग्लोबलाइजेशन होता है तो उसकी मदद से आप दूसरे कंट्री के साथ में अपने गुड्स, सर्विसेज, ट्रेड, ठीक है, परफॉर्म कर पा रहे हैं, और कई सारे रिसोर्सेस का एक्सचेंज हो गया, कई सारे एक्टिविटीज आप परफॉर्म कर पा रहे हैं। इसकी वजह से आप भी ग्रो करते हैं और वह कंट्री भी ग्रो करती है। ये एक अच्छा प्रैक्टिस है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि हर एक चीज, हर एक सिक्के का दो पहलू होता है, तो इसमें एडवांटेजेस भी आपको नजर आएंगे ग्लोबलाइजेशन के, कई चैलेंजेस और डिसएडवांटेजेस भी नजर आएंगे। तो हमने यहाँ पर उन सबको डिस्कस कर लिया है। सबको मैंने शॉर्ट में यहाँ पे लिखा है साइड में, इसलिए काफी आपको जो है, ठीक है, यहाँ पे डिटेल्स आपको काफी छोटे छोटे नजर आएंगे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से शायद आपको मैंने बेहतर समझा पाया होगा। अगर अभी भी आपको लगता है कि कुछ चीजें हैं जो बेहतर तरीके से नहीं समझा पाया हूं, या फिर कोई फीडबैक आप देना चाहें, मैं जरूर चाहूंगा कि आप नीचे लिखें, क्योंकि आपका फीडबैक मेरे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। उसके बेसिस पे मैं कुछ ना कुछ चेंजेस ला सकता हूँ। ठीक है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। हर हर महादेव।